नमस्कार। आज जो हमारा विषय है वह है नातेदारी व्यवस्था, किंगशिप सिस्टम। नातेदारी एक विवाह का विषय ये मानव शास्त्रीय विचारधारा का अध्ययन पर एक लंबे समय तक पर किया गया, जिसमें पिछले 100 वर्षों से इस विषय का विकास हो रहा है। अनेक मानव शास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और नातेदारी, विवाह, परिवार, अन्य मानव शास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। इन विद्वानों में मैक्लेलन, हेनरी मैन, लुईस मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, लेविट स्टॉक, लुई ड्रूमा आदि मानव शास्त्रियों के नाम नातेदारी के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया है। मानव शास्त्र में नातेदारी का वही महत्व है जो दर्शन शास्त्र में एक तर्क का है अथवा कला के लिए नग्नता का वह विषय की तुलना मूलभूत साधना है, वह इसके आकर्षण का एक अंग है। नातेदारी जीवन के आधारभूत तथ्य है। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह, परिवार एवं नातेदारी को सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और सामूहिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवारों से लेकर राष्ट्र तक है। समान भाषा, धर्म, जाति, राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में पाता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक या आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वे राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकते हैं, परंतु नातेदारी नहीं बदल सकती। इसमें रक्त का संबंध है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो वंश कुलों की पहले से चली आ रही कीर्ति एवं अकीर्ति के प्रभावित न होते हों। लंबी वंशावली प्रतिष्ठा में सूचक है और कई बार लोग इस बात को लेकर सेखी भी घबराते हैं। ऐसा करने से उन्हें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है और वंश कुल की निश्चितता का अनुभव होता है। नातेदारी से इतना लगाव मानव में विकास की एक लंबी अवधि तक उन समाजों से रहा है जिनका आधार नातेदारी पर बने समूह थे। एक व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक सुरक्षा तथा उसका जीवन नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी विभिन्न व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित या मृतक के समान ही माना जाता था। नातेदारी से अधिक परिचित और कौन हो सकता है। विज्ञान ने चाहे आज कितनी भी प्रगति कर ली हो, परंतु कोई भी समाज अपने को नातेदारी के बंधनों से पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता। नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत महत्व है। संगम, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण आदि जीवन के मूलभूत तत्वों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतक्रिया ही परिणाम है। नातेदारी को विभिन्न वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। तो चार्ल्स विली ने कहा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जा सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो।
रेडक्लिफ ब्राउन ने भी यही बताया कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध के हैं जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। लूसीमियर ने भी यही बताया कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नातेदारी उन व्यक्तियों में सम्मिलित करते हैं जिनमें हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं, परिवार पर वे निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यकता है। कभी कभी प्राणशास्त्रीय रूप से बंधन न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। प्राचीन समय में विवाह के पूर्व की ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते थे, विभिन्न नातेदारी में सम्मिलित था। बहुपति विवाह भी टोडा जनजाति में बच्चों को प्राणी शास्त्र के पिता कोई भी भाई हो सकता है, परंतु सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जाएगा जिसके परशुतमी संस्कार किया हो। यही बात हम देवर एवं साले का विवाह में भी देखने को मिलता है। नातादारी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम भिन्न भिन्न समाजों एवं स्थानों पर भिन्न भिन्न है। इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। नातेदार में हम रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों को सम्मिलित करते हैं। रक्त संबंध को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था को कह सकते हैं, तो विवाह संबंधों की इसकी बाह्य व्यवस्था है। अब है नातेदारी के भेद, टाइप ऑफ किंगशिप। तो सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। तो नंबर 1 पे देती है कि माता पिता एवं संतानों के बीच में तथा भाई बहनों के बीच में बनने वाले संबंध हम समरसता के संबंध कहते हैं। दूसरा है पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिसे हम विवाह संबंध कहते हैं। समर रक्त संबंध, देखो समर रक्त संबंध प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरसता के आधार पर बनता है। जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध है। संतानें माता पिता के वाहकाणु ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार के भाई बहनों के बीच में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंधी हैं, लेकिन रक्त संबंधों के बीच सदा ही प्राणिशास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंध की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य है। दूसरा है विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातादारी के संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप विस्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंध नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंध भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं। जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, साला साडू, फूफा भाभी, बहू आदि इन संबंधों को जो दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है। जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनी, मामा भांजा, भतीजा फूफा आदि इन सभी संबंधों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है। धन्यवाद।